जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे ना। तो अगर आपको याद होगा, जैसा कि आपको याद होता नहीं है कुछ, बट अगर आपको याद होगा तो शायद हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें हम लोगों ने माउथ में क्या क्या होता है ये सब पढ़ लिया था। हमने टीथ के बारे में पढ़ा था, है ना, हमने सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, सलाइवरी ग्लैंड से जो एंजाइम निकलते हैं उसके बारे में पढ़ा था, और वो एंजाइम्स किस किस चीज का डाइजेशन करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स, क्या होते हैं सिंपल फूड पार्टिकल्स, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं डाइजेशन के। तो आई थिंक हम लोगों ने इन सारी चीजों को पढ़ लिया था, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। अब माउथ में क्या हो रहा था बताइए, माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी एमाइलेज निकल रहा था, वो एमाइलेज क्या कर रहा था, स्टार्च का डाइजेशन कर रहा था ना। अब वो स्टार्च का डाइजेशन होने के बाद बाकी सब तो अनडाइजेस्टेड फूड ही था, यानी कुछ डाइजेस्टेड फूड और कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मिलकर के जो फूड आइटम्स बनाता था उसको हम क्या बोलते थे, बोलस बोलते थे। अब वो बोलस क्या होगा, हमारे ओएसोफेगस या फूड पाइप के थ्रू होते हुए कहां पहुंचेगा, हमारे स्टमक में पहुंचेगा ना। तो चलिए आज का क्लास हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको याद होगा एक क्या, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। ये सब हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं ना, इसको छोड़ते हैं। चलिए देखिए, अब फूड कहां पहुंच जाएगा, हमारे ओएसोफिगस में ना। और ओएसोफिगस में कुछ मूवमेंट्स होता है जिसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक्स मूवमेंट। क्या, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। अब ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता क्या है समझिए, ध्यान से समझिए। तो हमारा जो ओएसोफिगस होता है वो लेयर ऑफ मसल्स से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, लेयर ऑफ मसल्स से मिलके बना होता है। तो उससे क्या लेना देना है सर, लेना देना है। देखिए अब इस लेयर ऑफ मसल्स में ही क्या होता है, इस मसल्स में ही एक मूवमेंट होता है कुछ इस तरीके का कि एक जगह कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दूसरे जगह क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। मतलब ये ओएसोफिगस अगर ऊपर से एक जगह क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके जस्ट नीचे क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नीचे रिलैक्स हो रहा है, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नीचे रिलैक्स हो रहा है। इस तरीके से फूड को क्या करता है, ये माउथ से लेकर के स्टमक तक पहुंचा देता है। याद रखिएगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहां पे होता है, तो ओएसोफिगस में होता है। और इसी मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, इसी मूवमेंट के थ्रू जो फूड है वो माउथ से कहां पहुंच जाता है, हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। अंडरस्टूड ना, ठीक। और याद रखिएगा कि ओएसोफिगस में या फूड पाइप में फूड का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। तो देखिए इस तरीके से ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसके नीचे रिलैक्स हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ होगा, नीचे रिलैक्स होगा, और इस तरीके से फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ये फूड कहाँ पहुंच जाएगा, यही बोलस है जो कहाँ पहुंच जाएगा, डायरेक्ट स्टमक में पहुंच जाएगा। आपको समझ आई बात ना, ठीक है। तो अब फूड कहाँ पहुंच गया, अब फूड पहुंच गया हमारे स्टमक में। तो चलिए देखते स्टमक में क्या क्या होता है। देखिए ये हमारा स्टमक, ये स्टमक दिख रहा है ना। स्टमक के बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, कार्डियस, फंडस और पाइलोरस। चलिए उसके बारे में हमें नहीं जानना है। देखिए डाइजेस्टिव, डाइजेशन इन स्टमक में समझते हैं कि डाइजेशन स्टमक में कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहली बात कि जब फूड यहाँ पे पहुंचता है तो 3 to 4 आवर्स के लिए क्या होता है, फूड यहीं पे पड़ा रहता है। यानी देखिए देखा जाए तो सबसे ज्यादा टाइम के लिए फूड कहाँ पे रहता है, तो वो हमारे स्टमक में ही रहता है। सबसे ज्यादा टाइम के लिए फूड हमारे स्टमक में ही रहता है। अब जैसे ही फूड हमारे स्टमक में पहुंचता है तो 1 to 1.5 आवर यानी 1 से 1.5 घंटे बाद यहां से गैस्ट्रिक जूस निकलना स्टार्ट हो जाता है। और ये गैस्ट्रिक जूस कहां से निकलता है, तो ये निकलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। कहां से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। मतलब ओएसोफिगस के थ्रू फूड कहां पहुंचा, हमारे स्टमक में पहुंचा। और स्टमक में पहुंचा तो जैसे ये 1 से 1.5 घंटा, ऐसा नहीं कि फूड पहुंचा स्टमक में और गैस्ट्रिक जूस निकलना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। अगर फूड पहुंचा है तो कुछ टाइम बाद 1 से 1.5 घंटे बाद वहां पे क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस कुछ एंजाइम सेक्रेट करेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। और वहां से गैस्ट्रिक जूस फूड में मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगी ना। अब इस गैस्ट्रिक जूस में होती क्या क्या है, तो इसमें वाटर होता है, इसमें HCl होता है, इसमें पेप्सिन होता है, इसमें रेनिन होता है, और इसमें और क्या होता है, म्यूकस होता है। तो ध्यान से समझो, जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसमें क्या क्या होता है, देखो बेसिकली उसमें वाटर होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत सारा यूज है, बहुत सारा काम करता है हमारे स्टमक में। सबसे पहले तो देखो हमारे सलाइवरी एमाइलेज में एक क्या था, लाइसोजाइम था ना। लाइसोजाइम क्या करता था, जर्म्स को किल करने का काम करता था। तो जो भी वायरस बैक्टीरिया अगर हम खा लिए फूड के साथ साथ, तो सबसे पहले तो वो माउथ में जाके किल हो जाएगा ना लाइसोजाइम के हेल्प से। अगर लाइसोजाइम के इफेक्ट से किल नहीं हुआ, अगर लाइसोजाइम के इफेक्ट से वहां पे किल नहीं हुआ, तब जब हमारे स्टमक में पहुंचेगा ये, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो HCl होगा वो इसको किल कर देगा ना। देखो कितना अच्छा प्रोसेस, लेयर बाय लेयर प्रोटेक्शन है हर एक चीज का। तो ऐसे समझो कि अगर फूड माउथ में गया तो माउथ में जो जर्म्स या बैक्टीरिया किल नहीं हुए वो कहां पे जाके किल हो जाएंगे, वो हमारे स्टमक में जाके किल हो जाएंगे HCl के इफेक्ट से।
ठीक है। अब उसके बाद देखो इसमें पेप्सिन एंड रेनिन दो एंजाइम होते हैं, पेप्सिन एंड रेनिन दो एंजाइम होते हैं, साथ में क्या म्यूकस भी रिलीज होता है। और ये म्यूकस क्या करता है बताओ, ये म्यूकस जब देखो HCl रिलीज हो रहा है ना, तो HCl रिलीज हो रहा है तो HCl के इफेक्ट से हमारे स्टमक का इनर लेयर खराब ना हो, क्योंकि HCl हाईली एसिडिक होता है ना। HCl क्या होता है देखो, सलाइवरी एमाइलेज स्लाइटली एसिडिक था, 6.8 उसका पीएच वैल्यू था, यानी बहुत कम एसिडिक था ना। बट इसका वैल्यू बहुत कम होता है, यानी ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, और इसके इफेक्ट से हमारे स्टमक का इनर लेयर खराब ना हो जाए, इसके लिए क्या किया जाता है, म्यूकस भी रिलीज होता है। और ये क्या है देखो, ये एसिड है, ये एसिड है, ये बेस है, और दोनों मिलेगा तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देगा ना, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, क्या बनेगा, सल्ट प्लस वाटर बनेगा ना। तो इस तरीके से अब बहुत ज्यादा तो नहीं, बट अगर ये म्यूकस कहाँ हो, हमारे स्टमक के इनर लेयर पे हो, एसिड उस पे आके लगेगा तो एसिड के इफेक्ट को वो कम कर देगा, जिसके वजह से हमारे स्टमक का इनर लेयर खराब होने से बच जाएगा ना। ठीक है, तो म्यूकस का क्या काम होता है आपको पता चला ना, वाटर पता ही है क्या काम होता है, HCl का काम आपको पता चल ही गया। अब बचा क्या, पेप्सिन एंड रेनिन। तो देखिए पेप्सिन एंड रेनिन दो एंजाइम्स होते हैं, जिसका सेक्रेशन गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है। और कहां पे होता है ये सब प्रोसेस, तो ये सब प्रोसेस होता है हमारे स्टमक में ना। अब देखिए सबसे पहले माउथ में जो सलाइवरी एमाइलेज था वो कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के किस पार्ट को, किस टाइप के, तो वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता था ना। बट यहाँ पे ये स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे ये डाइजेस्ट करेगा किसको, ये डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को। कौन, तो पेप्सिन एंड रेनिन जो होता है वो क्या करता है, देखिए नहीं दिख रहा है आपको, अब दिख रहा है ना, ठीक है। तो जो पेप्सिन एंड रेनिन होता है वो क्या करेगा, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा ना। तो ध्यान से देखिए, प्रोटीन पेप्टाइड्स में या पेप्टोन्स में बदलेगा, किसके हेल्प से, पेप्सिन की वजह से। देखिए पेप्सिन भी क्या करता है, प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है, और रेनिन भी क्या करता है, प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है। देखिए एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जो केवल मिल्क में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केसिन प्रोटीन। एक को क्या बोलते हैं, केसिन प्रोटीन जो होता है मिल्क में, ठीक है। और बाकी नॉर्मल प्रोटीन, नॉर्मल जो फूड आइटम होता है उसमें होता है ना। तो जो नॉर्मली फूड आइटम्स में प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा पेप्सिन। यानी प्रोटीन के साथ जब पेप्सिन मिलेगा तो वो क्या करेगा, इसको पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में तोड़ेगा। किसमें ब्रेक करेगा, पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में। बट आपको याद है कि प्रोटीन फाइनली किसमें टूटता था, याद करके बताइए, प्रोटीन फाइनली किसमें टूटता था जिससे हमें पता चलता था कि उसका कंप्लीट डाइजेशन हो गया, तो वो टूटता था एमिनो एसिड में ना। बट यहाँ पे तो प्रोटीन टूट रहा है किसमें, पेप्टाइड्स में एंड पेप्टोन्स में ना। मतलब यहाँ प्रोटीन का 100% डाइजेशन नहीं हुआ है, यहाँ प्रोटीन का 100% डाइजेशन नहीं हुआ है ना, तो ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है। बट हुआ किसका, प्रोटीन का। अब प्रोटीन टूटा किसमें, पेप्टाइड्स में टूटा एंड पेप्टोन्स में टूटा। अंडरस्टूड है ना, ओके। अब देखिए जो मिल्क प्रोटीन होगा, अब इसमें क्या मिलेगा, इसमें रेनिन मिलेगा, इसमें रेनिन मिलेगा। अब देखो मिल्क प्रोटीन में होता क्या, तो केसिन प्रोटीन होता है, और जब इसमें रेनिन मिलेगा तो ये क्या करेगा, इसको पाराकेसिन में बदलेगा, और पाराकेसिन में बदलेगा, फिर इसको पेप्सिन मिलेगा इसमें, और इसको पेप्टाइड्स या पेप्टोन में तोड़ेगा। ध्यान से समझिए प्रोसेस क्या है, अगर ये नहीं समझते फिर भी आपका काम हो जाएगा, बट समझ लीजिए आगे बहुत ही काम आने वाला है। देखिए समझना यह है ना कि पेप्सिन एक क्या है, एंजाइम है, जो कहां सेक्रीट होता है, हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड से सेक्रीट होता है ना। उसके बाद समझिए ये क्या करता है, तो जैसे ये प्रोटीन में मिलता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में तोड़ देता है, आगे जाके ये पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स भी टूटेगा, और फाइनली क्या बनेगा, एमिनो एसिड बनेगा। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे मिल्क प्रोटीन है ना। अब मिल्क प्रोटीन है तो मिल्क प्रोटीन में क्या मिलेगा, सबसे पहले पेप्सिन नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा सबसे पहले रेनिन, और रेनिन क्या करेगा, इसको पाराकेसिन में बदलेगा, रेनिन क्या करेगा, इसको पाराकेसिन में बदलेगा, और फिर ये पेप्सिन इसमें मिक्स होगा, और ये इसको फिर से किसमें तोड़ देगा, पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में तोड़ देगा। समझ आया, तो ध्यान से समझिए यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे पार्शियली डाइजेशन हुआ किसका, देखिए सबसे पहले अभी तक माउथ में क्या हो चुका था, माउथ में हो चुका था पार्शियली डाइजेशन किसका, कार्बोहाइड्रेट का ना, मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट बचा। अब जो स्टमक में फूड बचा वो कैसा कैसा है, तो उसको समझ लेते हैं। तो देखिए मतलब हमारे स्टमक में जो फूड आइटम्स है वो क्या, पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट बचा ना उसमें, मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो चुका है माउथ में ही, फिर जब स्टमक में आया तो उसमें कुछ प्रोटीन का भी डाइजेशन हो गया, मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन भी, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन हुआ ना। और अनडाइजेस्टेड लिपिड, अभी तक लिपिड या फैट का कहीं भी डाइजेशन हुआ था नहीं, स्टमक में आते आते एक तो कार्बोहाइड्रेट का कुछ डाइजेशन हो जाता है, जब स्टमक में पहुंचता है हमारा फूड आइटम, जब स्टमक में पहुंचता है तो क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन का कुछ डाइजेशन हो जाता है, बट फैट या लिपिड का अभी तक कोई डाइजेशन नहीं हुआ था। यानी कुछ देखो, पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन एंड अनडाइजेस्टेड लिपिड। अब इस फूड
आइटम को क्या बोलेंगे हम? काइम बोलेंगे। जैसे माउथ में जो माउथ के बाद आता था फूड आइटम उसको हम क्या बोलते थे? बोलस बोलते थे ना। तो अब यहां से जो फूड पार्टिकल्स आगे जाएगा ना, उस फूड पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे? काइम बोलेंगे। काइम का मतलब क्या? जिसमें पार्शियली डाइजेस्टेड क्या हो? कार्बोहाइड्रेट हो, पार्शियली डाइजेस्टेड ही प्रोटीन हो और अनडाइजेस्टेड फैट हो, इसको क्या बोलते हैं हम? काइम बोलते हैं। अब ये काइम कहां जाएगा? ये स्टमक के बाद जाएगा कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए यहाँ पे ये स्टमक है ना, आपको दिख रहा है? देखिए ये स्टमक है ना। अब स्टमक से कनेक्टेड होता है हमारा क्या? ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपको दिख रहा है? ये क्या है? ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन नाम तो स्मॉल है बट होता बहुत लंबा है, बड़ा नहीं, क्या लंबा होता है, लेंथ बहुत ज्यादा होता है इसका। अब देखो लेंथ बहुत ज्यादा होने की वजह से ये क्या करता है? ये फूड पार्टिकल्स को बहुत ही बड़े एरिया में स्प्रेड कर देता है, फैला देता है, जिसकी वजह से क्या हो? अच्छे से जो एंजाइम्स है वो इसमें मिक्स हो पाए और उसका डाइजेशन प्रॉपर हो पाए। ठीक है, अब डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाएगा और साथ में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा ना। बट इससे पहले देखो, जैसे ही फूड क्या पहुंचेगा हमारे, कहां पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा ना। तो देखो अब यहाँ पे दो ऑर्गन होते हैं, दो ग्लैंड बेसिकली, मान लो कौन कौन सा? तो एक का नाम है क्या? लीवर। देखो एक का नाम क्या है? लीवर। ये आपको दिख रहा है ना, ये लीवर है। और एक क्या है यहाँ पे? ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है बताओ? ये है पैनक्रियाज। क्या है ये? पैनक्रियाज है ना। अब देखो लीवर बहुत सारा काम करता है ना। देखो लीवर के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड चैप्टर में तो बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो डाइजेशन में लीवर का क्या रोल होता है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो लीवर क्या करता है ना, बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है और लीवर के नीचे देखो यहाँ पे गॉल ब्लैडर है ना, यहाँ पे ये इस गॉल ब्लैडर में वो बाइल जूस आके क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। और बेसिकली ये होता कैसा नेचर में? तो ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो देखो ये लीवर हुआ, बाइल जूस का फॉर्मेशन किया और बाइल जूस आके कहां पे स्टोर हो? बाइल जूस आके स्टोर कहां पे हुआ? इसके नीचे जस्ट नीचे क्या होता है? गॉल ब्लैडर होता है, इसमें आके बाइल जूस स्टोर हो गया। अब जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्टेड है ना, ये डक्ट जो है बाइल डक्ट जिसको बोलेंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है ना ऐसे। तो यहां से ये बाइल जूस निकलेगा और फूड में आके मिल जाएगा, बट ये प्रोसेस होगा कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के ही फर्स्ट पार्ट में डियोडेनम में, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डियोडेनम। बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? जेजुनम बोलते हैं। और थर्ड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। देखो ये क्या है? स्टार्टिंग वाला पार्ट है तो उसको बोलेंगे डियोडेनम। ये देखो मिडिल वाला पार्ट है, इसको जेजुनम बोलेंगे। और ये सबसे लास्ट वाला पार्ट है जो जाके लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो जाता है, इसको क्या बोलेंगे? इलियम बोलेंगे। तो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो कहां पे हो रहा है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट वाले पार्ट में हो रहा है जिसको बोलते हैं हम डियोडेनम। तो एक तरफ से क्या हुआ? बाइल डक्ट आके इससे कनेक्टेड है और दूसरा देखो पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भी बहुत सारे एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है। हाँ, पैनक्रियाज को हम इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है बताओ? क्या क्या करता है? क्यों बोलते हैं इसको दोनों ग्लैंड? क्योंकि ये एंजाइम का भी फॉर्मेशन करता है और साथ में हार्मोन का भी फॉर्मेशन करता है। जो पैनक्रियाज ग्लैंड है ना, ये एंजाइम का भी फॉर्मेशन करता है और साथ में हार्मोन का भी फॉर्मेशन करता है। तो अभी हम लोग हार्मोन तो पढ़ नहीं रहे, तो हार्मोन को हम हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। यहाँ देखते हैं कि ये एंजाइम कौन कौन सा बनाता है जिससे क्या होता है? हमारे डाइजेशन में हेल्प मिलता है। तो देख अब यहाँ से ये भी कनेक्टेड होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के यही वाले पार्ट में। कौन से पार्ट में? डियोडेनम में। और डियोडेनम में कनेक्टेड होता है तो इससे भी जो एंजाइम का फॉर्मेशन होता है वो भी आके क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले हम लोग बाइल जूस के बारे में पढ़ लेते हैं कि लीवर का फॉर्मेशन, लीवर में फॉर्मेशन हुआ इसका बाइल जूस का, गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ और वहां से आके क्या हुआ? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में यानी डियोडेनम में आकर के क्या हुआ? ये फूड आइटम्स में मिल गया। अब इसमें होता क्या है देख लो, इसमें वाटर होता है, इसमें सल्ट होता है, इसमें फॉस्फोलिपिड होता है और इसमें कुछ पिगमेंट होता है। इसमें बाइल जूस में, बाइल जूस में क्या क्या होता है बताओ? वाटर होता है, सल्ट होता है, फॉस्फोलिपिड होता है और साथ में पिगमेंट होता है ना। अब देखो सल्ट जो होता है वो दो टाइप का सल्ट होता है, कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और सोडियम ग्लाइकोलेट होता है। अब इसी सल्ट के हेल्प से क्या करता है? वो फूड का डाइजेशन करता है। बेसिकली इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है। देखो ये अपने सल्ट के हेल्प से क्या करता है ये, और सल्ट कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ में सोडियम ग्लाइकोलेट जो होता है, इसी के हेल्प से ये क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो देखो और साथ में कुछ पिगमेंट भी होता है, जैसे बिलरुबिन येलो कलर का होता है और बिलवर्डिन ग्रीन कलर का होता है। एक्सेस हो जाने से क्या होता है? जैसे अगर ये बिलरुबिन क्या हुआ? एक्सेस अगर इसका फॉर्मेशन हो गया तो फूड में आके मिलने लगता है, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है? जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया जिसको बोलते हैं। ये ग्रीन कलर का होता है। साथ में बिलवर्डिन क्या होता है? ये भी सॉरी, बिलरुबिन जो होता है ये येलो कलर का होता है और बिलवर्डिन क्या होता है? ये ग्रीन कलर का होता है। समझ आया ना? तो देखो बाइल जूस में होता क्या क्या है? बाइल जूस में वाटर होता है, बाइल जूस में सल्ट होता है, बाइल जूस में फॉस्फोलिपिड होता है और साथ में बाइल जूस में क्या होता है? पिगमेंट होता है। बहुत सारे कलर्स होते हैं ना। तो देखो अब इसमें सल्ट कौन कौन सा होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और साथ में सोडियम ग्लाइकोलेट होता है।
नो एनी एंजाइम फाउंड इन बाइल जूस, इट डाइजेस्ट द फूड पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ इट्स सल्ट, यानी कि बाइल जूस में कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं, ये फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन अपने सल्ट के हेल्प से करता है। अंडरस्टूड? ओके, चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं क्या, देखो अब बाइल जूस आया ना, अब बाइल जूस फॉर्मेशन किसका करेगा बताओ। अभी तक सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या, हम लोग पढ़े सलाइवरी एमाइलेज। तो सलाइवरी एमाइलेज जो था वो स्टार्च का डाइजेशन कर रहा था ना। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, बताओ क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकल रहा था, पेप्सिन एंड रेनिन निकल रहा था। पेप्सिन एंड रेनिन क्या कर रहा था, वो प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा था ना। अब हम लोग पढ़े उसके बाद क्या, बाइल जूस के बारे में। तो बताओ बाइल जूस किस चीज का डाइजेशन करेगा, अभी तक फैट या लिपिड का डाइजेशन नहीं हुआ था ना, तो बाइल जूस जो होता है वो फैट या लिपिड का ही डाइजेशन करता है। जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है, फैट या लिपिड का ही डाइजेशन करता है। यानी फूड पार्टिकल्स में जो लिपिड होते हैं, फैट होता है, जब उसमें बाइल सल्ट मिलेगा तो उसको क्या बनाएगा, वो फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यानी फैट सबसे पहले फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर किसमें, ग्लिसरॉल फैटी एसिड या ग्लिसरॉल उसी को बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे ऐसे समझो कि ये लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट्स, ये क्या है, लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट्स है ना, मतलब फूड पार्टिकल्स में जो लिपिड होते हैं, जो फैट होते हैं, वो वाला पार्टिकल्स है ना। जब इसमें क्या होता है बताओ, ये दोनों सल्ट मिलते हैं, कौन कौन से बताओ, हाइड्रोफोबिक साइड। देखो अब इसका दो पार्ट होता है, एक होता है हाइड्रोफोबिक साइड, दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक साइड। तो जो हाइड्रोफिलिक साइड होता है ना, उस पे आके ये सारे बाइल सल्ट क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और बाइल सल्ट मिक्स होके इसको इमल्सिफाई कर देते हैं, मतलब तोड़ के छोटे छोटे ब्रेकडाउन, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ऐसे ब्रेक कर देते हैं। देखो ये बड़ा बड़ा पार्टिकल, इसको देखो, अब इसका एक पार्ट जो हाइड्रोफोबिक होता है और एक हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक वाले पार्ट पे क्या होता है, बाइल सल्ट आके ऐसे चिपक जाता है और इसको तोड़ तोड़ के क्या करता है, छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देता है। और इस पे चिपक गया बहुत सारा, फिर इसको तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल में क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। यानी फैट के टूटने के इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ध्यान से सुन लो, इमल्सिफिकेशन तो सुने हो नाम ना। तो देखो फैट या लिपिड के इसी ब्रेकडाउन वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, जो किसके हेल्प से होता है, जो होता है बाइल सल्ट के हेल्प से। और ये क्या हो गया, स्मॉल लिपिड ड्रॉपलेट्स हो गया, इसी को क्या बोलेंगे हम, फैटी एसिड बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो फैटी एसिड में ये पार्शियल डाइजेशन हुआ, यानी फैट का यहाँ पे भी क्या हुआ, पार्शियल डाइजेशन हुआ। मतलब अभी तक जितना भी डाइजेशन हुआ है उसमें किसी भी चीज का कंप्लीट डाइजेशन तो हुआ ही नहीं। अभी तक जो भी डाइजेशन हुआ है वो पार्शियल डाइजेशन ही हुआ है। ध्यान से समझो इस बात को, आगे पढ़ेंगे फिर से इसका एक बार और डाइजेशन होगा और तब जाके कंप्लीट होगा डाइजेशन। यानी कार्बोहाइड्रेट का फिर से डाइजेशन होना बाकी है, प्रोटीन का फिर से डाइजेशन होना बाकी है, और फैट या लिपिड का यहाँ पे जो डाइजेशन हुआ ये भी क्या है, पार्शियल डाइजेशन है, मतलब आगे जाके फिर से इसका डाइजेशन होगा। ठीक है, आगे देखो। अब देखो पैनक्रियाज में 4 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, अल्फा बीटा गामा एंड एफ सेल। जो अल्फा बीटा और गामा सेल होता है वो हार्मोन का फॉर्मेशन करता है ना। तो हार्मोन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन के बारे में। यहाँ पे जो एफ सेल होता है वो क्या करता है, एंजाइम का सेक्रेशन करता है, एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। वो एंजाइम होता कौन कौन है, तो ध्यान से देखो, एक होता है एमाइलेज, दूसरा होता है लाइपेज, और तीसरा होता है ट्रिप्सिन। ऐसे बोल सकते हो, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, याद नहीं रहे तो LAT, क्या, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। यानी पैनक्रियाज में जिस एंजाइम का फॉर्मेशन होता है वो एंजाइम कौन कौन सा है, तो वो एंजाइम है एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। अब याद करो, एमाइलेज किसका डाइजेशन करेगा बताओ, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन हुआ था माउथ में वो पार्शियल डाइजेशन था, वो कंप्लीट तो हुआ नहीं था। तो फिर से एक बार कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके हेल्प से, एमाइलेज के हेल्प से। और एमाइलेज का सेक्रेशन कौन करता है, एमाइलेज का सेक्रेशन करता है हमारा पैनक्रियाज। समझ आया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा लाइपेज, अब एल से लाइपेज, एल से लिपिड। अब अभी अभी बाइल सल्ट के हेल्प से क्या हुआ था, लिपिड का डाइजेशन हुआ था, बट वो डाइजेशन भी कैसा था, पार्शियल डाइजेशन था ना, आधा अधूरा डाइजेशन था। तो फिर से यहाँ पे लाइपेज के थ्रू क्या होगा, लिपिड का डाइजेशन किया जाएगा, फिर से लाइपेज के थ्रू लिपिड का डाइजेशन किया जाएगा। और फिर तीसरा जो है ट्रिप्सिन, वो क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, वो क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। और इस बार इन सब का जो डाइजेशन हो रहा है वो कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। यानी जो बताओ कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ बताओ, जो कार्बोहाइड्रेट है वो फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, कुछ बचेगा तो कुछ इंटेस्टाइनल जूस भी मिलकर उसको क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कराएगा। जो लिपिड्स है वो क्या करेगा बताओ, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा ना फाइनली। और जो प्रोटीन्स है वो किसमें, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि इन सारे न्यूट्रिएंट्स का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब हमारे बॉडी का जो सेल है वो इस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है इजीली ना। देखो
इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया है। तुमको याद क्या रखना है, तो पैनक्रियाज से कौन कौन सा एंजाइम सेक्रेट होता है, एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है और ट्रिप्सिन होता है। एमाइलेज किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। एक बार कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन किया था, सलाइवरी एमाइलेज माउथ में। दूसरा लाइपेज लिपिड का डाइजेशन करता है। इससे पहले लिपिड का डाइजेशन कौन किया था, तो बाइल जूस बाइल सल्ट के हेल्प से फैटी एसिड में कन्वर्ट किया था इसको। और तीसरा ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। प्रोटीन का डाइजेशन इससे पहले कौन किया था, तो हमारे स्टमक में कौन किया था, पेप्सिन एंड रेनिन। याद है ना। चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्या होता है। एमाइलेज माल्टोज या माल्टोज में कन्वर्ट करता है, फिर माल्टोज से क्या होता है, वो ग्लूकोज में बदलता है कार्बोहाइड्रेट। मतलब देखो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन कैसे होता है, वो एक ही बार में ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। एक ही बार में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता है। पहले वो क्या होता है, उसका पार्शियल डाइजेशन होता है। पार्शियल डाइजेशन होकर वो माल्टोज में बदलता है, और माल्टोज फिर से क्या होता है, एमाइलेज के थ्रू ब्रेकडाउन होके और फिर से वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। चलो इतना डिटेल में अभी पढ़ने की जरूरत है नहीं, तुम्हें आगे पढ़ोगे इन चीजों के बारे में, ठीक है। देखो प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन एक बार में नहीं होता है। देखो प्रोटीन का बनना क्या चाहिए, प्रोटीन का लास्ट में एमिनो एसिड बनना चाहिए ना। बट देखो प्रोटीन एक ही बार में एमिनो एसिड में बनता नहीं। पहले क्या होता है, डाईपेप्टाइड्स में टूटता है, और डाईपेप्टाइड्स फिर से टूट के क्या बनाता है, एमिनो एसिड बनाता है। बट तुमको इतना याद रखने की अभी जरूरत नहीं है, आगे पढ़ना है ना, आगे पढ़ना है। बट अभी देखो, अभी आप फैट का भी डाइजेशन उसी तरीके से होता है, ठीक है। तुमको याद रखना है किसके हेल्प से कब टूट के क्या बनाता है, ठीक है। आगे देखो, अब देखो इंटेस्टाइन में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में डिओडेनम में जब फूड पहुंचा था तो क्या हुआ था, बताओ। एक तो माउथ से आधा डाइजेस्ट होकर कार्बोहाइड्रेट आया था, फिर स्टमक में आधा डाइजेस्ट होकर प्रोटीन पहुंचा था। अब यहाँ पे जब पहुंचा था तो क्या हुआ था, बताओ। बाइल जूस का सेक्रीशन हुआ था, किससे, गॉल ब्लैडर से, और वो डिओडेनम में ही आके मिला था ना। फिर इधर इंटेस्टाइन से क्या हुआ था, इंटेस्टाइनल जूस, जिसमें कौन कौन था, लाइपेज एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन था, वो भी डिओडेनम में ही आके मिला था ना। और यहाँ क्या क्या हुआ, तो किस किस चीज का डाइजेशन हुआ, यहाँ पे देखो कंप्लीट चीजों का डाइजेशन हुआ ना। यहाँ पे हर एक चीजों का डाइजेशन हुआ ना। देखो डाइजेशन बेसिकली तीन ही चीज का करना है ना, क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट या लिपिड का। तो यहाँ पे देखो जो इंटेस्टाइनल जूस निकल के आया, उससे तीनों चीज का डाइजेशन हुआ ना, ठीक है। उसको हम कंप्लीट एंजाइम भी बोलते हैं। यानी इंटेस्टाइन से जो एंजाइम्स निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंजाइम बोलते हैं, जिसमें हर एक चीज का डाइजेशन होता है। अब देखो यहाँ से आगे एक और ग्लैंड था जिसमें पढ़ना क्या था, इंटेस्टाइनल जूस के बारे में। यानी जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचा तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, खुद से भी कुछ एंजाइम को सेक्रेट करेगा, क्योंकि फूड तो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है। अब यहाँ पे खुद से कुछ एंजाइम्स का सेक्रेशन होगा, उसमें देख लो क्या क्या होगा। तो उसमें सुक्रेज जो होगा, क्या सुक्रेज, वो सुक्रोज को ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में बदलेगा। ये क्या एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है ना। तो जो बचा खुचा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें क्या होगा, सुक्रोज होगा। तो देखो जो सुक्रेज होगा, एक मिनट रुको, देखो डाइजेशन किसका होगा यहाँ पे, सुक्रेज का या सुक्रोज का। सुक्रोज का डाइजेशन किसके हेल्प से होगा, सुक्रेज के हेल्प से होगा, और उसको ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में बदल देगा। माल्टोज का डाइजेशन किसके हेल्प से होगा, माल्टेज के हेल्प से होगा, और वो उसको ग्लूकोज में बदलेगा। और लैक्टोज का डाइजेशन लैक्टेज के हेल्प से होगा, और वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोलेज में उसको बदलेगा। ऐसे समझो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो ये तीन टाइप के एंजाइम निकलते हैं, क्या, सुक्रेज, माल्टेज एंड लैक्टेज। जिसमें ASE लगा हुआ है वो एंजाइम्स होता है, ध्यान रखना, जिसमें ASE लगा हुआ है वो क्या है, एंजाइम है ना। यानी सुक्रेज, माल्टेज एंड लैक्टेज यहाँ पे एंजाइम है। आगे देखो, सुक्रोज को सुक्रेज तोड़ के क्या बनाएगा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में बनाए बदलेगा, और जैसे ही ग्लूकोज बन गया मतलब कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे हो गया ना। वैसे ही माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को तोड़ करके फिर ग्लूकोज में बदलेगा, और जो लैक्टेज एक टाइप का प्रोटीन होता है इसको तोड़ के फिर से क्या बनाएगा, ग्लूकोज में बदलेगा और ग्लैक्टेलोज में बदलेगा। और फाइनली यहाँ पे हर एक चीज का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। यानी यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स थे हमारे बॉडी में गए थे, देख यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में गए थे ना, अब उसका कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब हमारे बॉडी का जो सेल है ना वो क्या करेगा, वो इसको एब्जॉर्ब करने लायक हो गया। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होगा, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। यानी अब स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो क्या होता है, कुछ विली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये विली लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे, इसी सिंपल फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे ना। यानी कंप्लीट डाइजेशन का काम भी कहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन का काम भी कहाँ हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाएगा। तो देखो ये विली लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये क्या करेंगे, अब फूड को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे। अब ये एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ पे होगा, इलियम में होगा, और इलियम क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट था। याद करो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है, यानी यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है ना, तो स्टार्टिंग वाले पार्ट को ड्यूरेनम बोल रहे थे, जिसमें क्या हो रहा था, बाइल जूस और लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन पैनक्रियास से आके मिल रहा था ना। फिर जेजुनम में क्या हुआ, इंटेस्टाइनल जूस निकला, यहाँ पे फिर ये डाइजेशन हुआ कंप्लीट।
इलियम में क्या होगा, विली लाइक स्ट्रक्चर होगा जो क्या करेगा, अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम करेगा और फूड में से सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी कहाँ हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाएगा। अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं तो फूड का क्या होगा, तो बताओ अब फूड कहाँ पहुंचेगा फाइनली, बोलो बोलो सरफानी, अब फूड कहाँ पहुंचेगा फाइनली, तो अब फूड पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। चलो बताओ लार्ज इंटेस्टाइन में अब क्या क्या होना है, लार्ज इंटेस्टाइन में अब क्या क्या होना है बताओ, तब तक थोड़ा सा जल ग्रहण कर ले। बोलो अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होगा। देखो लार्ज इंटेस्टाइन सबसे पहले देखो कुछ इस तरीके का दिखता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन कुछ इस तरीके का दिखता है ना, देखो यहाँ पे क्या है, यहीं से आके स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड रहता है ना। अब देखो जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको क्या बोलते हैं, हम अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स हमारे बॉडी में यही है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का ऑपरेशन सुने हो ना, अपेंडिक्स का ऑपरेशन क्यों होता है बताओ, इसी में इन्फेक्शन हो जाता है तो इसका धीरे धीरे साइज क्या होता है, बड़े होने लगता है, इन्फेक्शन होने की वजह से घाव होने लगता है, जिसकी वजह से इसको काट करके बाहर निकाल दिया जाता है कभी कभी, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, इसी को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे ना, सॉरी अपेंडिक्स बोलेंगे, क्या अपेंडिक्स बोलेंगे ना। अब देखो अब ये हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है ना। अब लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का भी कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। एक को क्या बोलते हैं, हम सीकम बोलते हैं, दूसरे को कोलोन बोलते हैं और तीसरे को क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, ये स्टार्टिंग वाला पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, हम सीकम बोलेंगे। ये देखो ट्रांसवर्स कोलोन हो गया और ये पार्ट क्या हो गया, ये लास्ट वाला रेक्टम होता है। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले इसको हाउस ऑफ बैक्टीरिया बोलते हैं, यानी इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पहले से क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। अब देखो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल बच गया ना एब्जॉर्प्शन के बाद, फूड पार्टिकल, उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं। वो डिकम्पोज कहाँ होता है, तो वो डिकम्पोज होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ विटामिन 2 होता है, विटामिन बी 12 होता है, यानी विटामिन बी 12 का फॉर्मेशन भी कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इसमें हेल्प कौन करता है, यही बैक्टीरिया ही हेल्प करती है। ठीक है, और फिर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। अब देखो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो गया, न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के थर्ड पार्ट यानी इलियम में हो गया ना। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, ठीक है, और वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो जाके रेक्टम में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा और एनएस के थ्रू क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा हमारे बॉडी से, जिसको इजेशन बोलते हैं। 5 प्रोसेस था ना कंप्लीट डाइजेशन का, तो यहाँ लास्ट वाला प्रोसेस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से जो फूड हम खाए थे उसका क्या क्या होगा, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे कैसे कैसे उसका डाइजेशन हुआ, ये सब आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, है ना। नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर करके क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको गिवन है ना। तो इस तरीके से हमारा ये डाइजेशन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। और आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा पाया। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा या क्या अगर कुछ इंप्रूव चाहते हैं, अगर इस वीडियो में लेक्चर में अगर कुछ आप इंप्रूव करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं, वेलकम है आपका आपके कमेंट का। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।